पुष्पा सक्सेना हिंदी कथा जगत का एक जाना पहचाना और प्रसिद्ध नाम है। पुष्पा सक्सेना जी सन 2006 से अमेरिका में प्रवास कर रही हैं। तो आज सुनिए प्रवासी भारतीय लेखिका पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी एक पाखी अकेला, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ड्राइंग रूम के सज्जित कक्ष में एक ओर रखे एक्वेरियम में बस एक नन्ही सी लाल मछली तैर रही थी। व्याकुल कंठ से नंदिता ने मुड़कर गृह स्वामी सोमेश दत्त से कहा था, कितनी अकेली छटपटा रही है ये मछली। सोमूदा, कुछ और मछलियाँ डाल दीजिए ना इसके साथ। गंभीर स्वर में अनमयस्क सोमेश दत्त बोले, हाँ कुछ और मछलियाँ डालनी ही होंगी। सचमुच ये अकेलापन महसूस करती होगी, मेरा ध्यान ही नहीं गया था। नंदिता के चले जाने के बाद खिड़की के सीखे पकड़े सोमेश दत्त सोचने लगे, क्या इस घर में बस ये मछली ही अकेली छटपटाती है? सच तो ये है, पत्नी के साथ रहते भी सोमेश दत्त कितने अकेले हैं। वर्षों पहले सोमेश का अकेला जीवन कितना पूर्ण था। गांव के निकटवर्ती कॉलेज से प्रथम श्रेणी में बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जब सोमेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएससी करने आने लगे तो माँ ने इलाहाबाद में रह रही अपनी एक सखी का पता दे दिया था। कभी सोमेश की माँ और वो घनिष्ठ सहेलियाँ हुआ करती थीं। लूकरगंज के बताए उस घर के पते पर पहुंचकर सोमेश एक पल असमंजस में खड़ा रह गया। इतनी बड़ी हवेली नुमा घर में कहाँ किसे पुकारूं? किस मुश्किल में माँ ने डाल दिया। तभी एक लड़की जोरों से हंसती हुई बाहर आ गई थी। पीछे से कोई स्वर उसे पुकार रहा था। सोमेश को भौचक खड़ा देख वो लड़की एकदम अकड़ कर बोली, ए मिस्टर, कहाँ से आ रहे हैं? किससे मिलना है? कहीं चोरी वोरी का इरादा तो नहीं है? उसे ऊपर से नीचे तक देख जैसे पूर्ण आश्वस्त हो बोली थी, नहीं चोर तो नहीं लगते, हाँ गंवई गांव के नमूने जरूर दिखाई देते हो। लज्जा अपमान से सोमेश का मुख लाल हो उठा था। हाथ के झोले को पीछे कर जबरन मुस्कान लाकर कहा था, हाँ नमूना तो आदमी का हूँ। क्या मिसेस माया मित्रा यहीं रहती हैं? ओह, तो आप मम्मी के पास आए हैं, वंडरफुल। माँ, तुम्हारे कोई मेहमान आए हैं, संभालो इन्हें। द्रुत गति से वो लड़की दूसरी दिशा में चली गई। अंदर से एक प्रौढ़ा ने बाहर आकर सोमेश को देख स्नेह से पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आ रहे हो? प्रत्युत्तर में हाथ जोड़ नमस्कार कर सोमेश जैसे ही चरण स्पर्श करने को झुका, स्नेह से उसे उठा आशीष दे प्रौढ़ा एकदम खिल गई। अरे तुम कृष्णा के बेटे सोमेश हो ना? सोमेश ने आश्चर्य से जैसे ही स्वीकृति सूचक सिर हिलाया, माया मित्रा प्रसन्नता से विभोर हो पुकारने लगी, अरे सपना, जरा देख तो सही कौन आया है। कई आवाज़ों के बाद वही लड़की धृष्ट मुस्कान के साथ आ खड़ी हुई। स्नेह से प्रौढ़ा ने कहा था, देख ये तेरे सोमेश दादा हैं, समझी? चल जल्दी से हाथ मुंह धुला, नाश्ता लगा। कब चले थे बेटे? ओह माँ, तो यही है कृष्णा मौसी के अति कुशाग्र बुद्धि सुपुत्र। वैसे इनसे मिल चुकी हूँ, आइए। सोमेश को घर के भीतर आने को आमंत्रित करती सपना एकदम साम्राज्ञी की तरह सिर उठाए अंदर चल दी। सोमेश माया मौसी के साथ उनका अनुकरण करने को बाध्य था। लाख कोशिशों के बाद भी सोमेश को मौसी ने हॉस्टल नहीं जाने दिया था। इतना बड़ा घर भूत के डेरे सा लगता है। सपना के पापा का तो इस घर से नाम का नाता है, व्यापार के सिलसिले में बाहर ही रहना होता है। कुछ रुक कर मौसी बोली थी, इस सपना को भी अक्ल सिखा दे सोमू, बस घोड़ी की तरह इधर उधर छलांग भरती रहती है, कितना भी समझाती हूँ अक्ल ही नहीं आती। ओ माँ, मैं घोड़ी हूँ, तभी तो बीए पार्ट 1 में सर्वप्रथम आई हूँ। तुम्हारे इन मौनी बाबा से क्या अकल मैं सीखूंगी? तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं माँ। अपमान से सोमेश का चेहरा तमतमा आया। माँ ने झिड़की दे सपना को डांटा जरूर, पर उस उद्दंड लड़की पर कोई भी प्रभाव परिलक्षित सोमेश नहीं देख पाया। लज्जित स्वर में माया मौसी कहती गई, तुम इसकी बात का बुरा मत मानना बेटे, इतने बच्चों में बस यही बची है, इसके बाबा ने सिर चढ़ा रखा है। वैसे दिल की सपना हीरा है। सोमेश को नीचे का कमरा दे दिया गया था। भोजन कराते समय माया मौसी अपनी और सोमेश की माँ की मित्रता की न जाने कितनी कहानियाँ सुनाती जाती थीं। सोमेश के विषय में कृष्णा दत्त एक एक बात विस्तार से अपनी सहेली को सदैव लिखती रही हैं। जानकर सोमेश आश्चर्य से भर उठता था। माँ ने अपने बेटे के गुणों की इतनी विशद व्याख्या भेजी थी कि कभी कभी सोमेश लज्जित हो उठता था।
एक संध्या अपनी वीणा ले सोमेश तन्मय हो बहुत रात देर तक बजाता रह गया था। प्रातः मौसी ने विस्मय से पूछा था, इतनी अच्छी वीणा कहाँ से बजाना सीखा रे सोमू? बस यूं ही मन बहलाने को बजा लेता हूँ, कह कुछ अभिमान से सोमेश ने जैसे ही सपना की ओर देखा वो पूछ बैठी, ए सोमूदा, हमें भी वीणा सिखाओगे? ना, इसमें एकाग्रता चाहिए, तुम मन कभी भी एकाग्र नहीं कर सकती हो सपना। क्या? एकदम क्रोध में सपना खड़ी हो गई। मैं नहीं सीख सकती? तुम्हें अपने ऊपर इतना अभिमान क्यों है सोमूदा? तुमसे अच्छी वीणा बजाकर दिखा दूंगी, कहती आवेश से रुद्ध गले के साथ सपना वहाँ से चली गई। स्तब्ध सोमेश उसके जाने की राह देखता रह गया। मौसी ने हंसकर कहा था, ठीक तो है सोमू, कभी खाली वक्त में सिखा दिया कर, कम से कम लड़की का घर से बाहर निकलना तो बंद हो जाएगा। बहुत मान मनुहार के बाद सपना सोमेश से वीणा सीखने को तैयार हुई थी। एक सप्ताह में सोमेश समझ गया सपना ने झूठ नहीं कहा था। अगर वो चाहेगी तो बहुत जल्दी अच्छी वीणा बजा सकेगी। सपना की संध्याएं मानो वीणा वादन के लिए समर्पित हो गई थीं। जिस एकाग्रता से वो वीणा बजाना सीखती, सोमेश विस्मित रह जाता। माया मौसी सोमेश का विस्मय देख बोली थी, इस लड़की का स्वभाव ही ऐसा है सोमू, कभी एकदम अल्हड़ बच्ची बन जाती है तो कभी छोटी सी बात इस गंभीरता से लेती है कि इसके पापा तक डर जाते हैं। सच कहूँ सोमू, इसके जिद्दी स्वभाव से मैं न जाने क्यों बहुत डरती हूँ। सोमेश की वीणा सुनती तन्मय सपना मानो कहीं दूर खो जाती थी। वीणा वादन रुकते ही जैसे तंद्रा में अचानक जगाई गई सपना चौंक उठती थी। एक जोड़ी मुग्ध आंखें विस्मय से परिपूर्ण सोमेश पर निबद्ध रह जाती थीं। माया मौसी को किसी विवाह में बनारस जाना था। सोमेश के भोजन की व्यवस्था का भार सपना को सौंपते मौसी आश्वस्त नहीं हो रही थीं। घर की पुरानी महाराजन को बार बार निर्देश दे मौसी जा सकी थीं। भोजन के समय उसके पास बैठ सपना जैसे उसकी अभिभाविका बन गई थी। ए सुमुदा, ये सब्जी खाकर देखो, हमने बनाई है। सोमेश ने मुंह बनाया। ओह, तभी तो इतना तेज नमक है। क्या? एकदम सोमेश की कटोरी से सब्जी निकालकर सपना ने मुंह में डाल ली। छी सोमूदा, इतने झूठे हो तुम। इतनी अच्छी सब्जी बनाई और तुम्हें नमक ज़्यादा लग रहा है। कल से होटल में खाना, तब पता लगेगा, समझे? पर सपना, तुमने मेरी झूठी सब्जी खाकर अपना धर्म तो भ्रष्ट कर डाला, पर पुरुष की झूठन खाई है, प्रायश्चित करना होगा। ए सोमूदा, तुम क्या कोई फिल्मी कहानी बता रहे हो? अपने को हीरो मत समझ बैठना। सब लड़कियां शरद चंद्र की परिणीता जैसी ही होंगी, मत समझ लेना, समझे? अभिमान से सिर उठाए सपना जैसे ही उठकर अंदर गई, सोमेश का मुख काला पड़ गया। आधा भोजन छोड़ जो ही सोमेश उठने लगा, आंधी की तरह सपना आ खड़ी हुई। अच्छा, अब माँ से यही कहोगे ना, हमने तुम्हें भूखा रखा था। हमारी जिद के आगे माँ भी हार जाती है, समझे? विवश सोमेश फिर खाने बैठ गया, पर जैसे भोजन का स्वाद एकदम कड़वा हो उठा था। पूरी रात सोमेश सो नहीं सका था। न जाने क्यों मन बहुत व्याकुल था। क्या वो सचमुच कोई कहानी रचने लगा था? नहीं, मन को बार बार झटका दे उस जाड़े की रात में बिना ऊनी कपड़ों के निरर्थक बाग में देर तक घूमता रह गया था। सुबह सोमेश को तेज बुखार में पाकर सपना व्यग्र हो उठी थी। घर के डॉक्टर ने आकर जब निमोनिया की शंका व्यक्त की तो सपना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। अनुनयपूर्ण स्वर में सपना मानो डॉक्टर के समक्ष गिड़गिड़ा उठी थी। कोई भय तो नहीं है ना डॉक्टर अंकल, आप यहीं रह जाइए ना। हंसकर डॉक्टर ने स्नेह से कहा था। नहीं पगली, कोई भय नहीं, कहो तो मैं एक नर्स भेज दूँ? नहीं अंकल, वो तो हम सब देख लेंगे, बस आप आते रहिएगा, कल तो माँ भी आ रही हैं। जिस तन्मयता से सपना सोमेश की परिचर्या में जुट गई कि देखकर आश्चर्य होता था। वो मस्त सपना मानो कहीं खो गई थी। बुखार नॉर्मल होने के बाद माँ ने हंसते हुए कहा था, ले सपना, तेरी तपस्या पूर्ण हो गई, तेरा सोमूदा अब ठीक है। मंदिर में भगवान के चरणों में शीश धर सपना ने ना जाने क्या मौन प्रार्थना की थी। घर आकर पूरे घर में स्वयं प्रसाद बांटा था। सोमेश हल्के से मुस्कुरा भर दिया था, पर सपना का वो पागलपन उसे कितना अच्छा लगा था। सपना के कॉलेज में वार्षिकोत्सव था। सपना की सब सहेलियों का अनुरोध था कि सोमेश दत्त का वीणा वादन उस दिन अवश्य हो। सोमेश से पूछे बिना सपना ने स्वीकृति भी दे डाली थी। सोमेश के संकोच पर सपना बच्चों की तरह फुसलाती गई। अरे सोमूदा, हम तो रहेंगे ना वहाँ, मजाल है कोई लड़की छेड़ तो दे तुम्हें। फिर तुरंत मनोहार करती कहती गई, ए सोमूदा, देखो हमारी इज्जत का सवाल है,
नहीं बजाओगे तो प्रिंसिपल क्या कहेंगी हमारी। सपना अपने कॉलेज के लिए इतना भी नहीं कर पाई। नियत दिन सोमेश को वीणा वादन के लिए जाना ही पड़ा था। वीणा वादन के पूर्व ही छात्राओं की जोरदार तालियों की गूंज से सोमेश का हृदय धड़क उठा था। वीणा वादन अत्यंत सफल रहा। वीणा हाथ में लेकर सोमेश मंच से नीचे उतर रहा था। एक शोक आवाज उभरी थी, ए सपना ले संभाल अपनी वीणा वादक को, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। दूसरी आवाज़ उभरी, हाय काश हमें भी कोई इतना चाहता। लगता है वीणा बजाते भी सपना को याद कर रहे थे। क्या दर्द उभरा है स्वरों में। कितनी लकी है सपना, जो धुन उसने बताई वही बजा दी। सपना का ही तो अनुरोध था इस धुन के लिए। क्यों क्यों ठीक कह रही हूँ ना सपना के मजनू जनाब। एक ढीठ लड़की राह रोककर खड़ी हो गई थी। कभी हम पर भी नजर डालिए हुजूर। लज्जा से सोमेश मुंह भी ऊपर न कर सका। कॉलेज से बाहर आते ही मन का सारा आक्रोश ज्वालामुखी की तरह बह निकला। बिना रुके पूरे रास्ते अनाप शनाप न जाने क्या क्या सपना को सुनाता गया था। अभी भी उसे याद है, वो बरस पड़ा था। शर्म नहीं आती इतनी बकवास सुनकर भी हंसती रही। तुम तो किसी कहानी के नायिका नहीं हो। फिर ये क्या था। अगर चीप पब्लिसिटी का इतना ही शौक है तो किसी और को खोज लो, समझी। अब और अधिक अपमान असंभव है। कल ही हॉस्टल चला जाऊंगा। मैं ऐसी छिछोरी लड़कियों से घृणा करता हूँ। पूरे समय सपना शांत निर्वाक रह मानो आरोप सहती गई। उसका मौन सोमेश का साहस बढ़ाता गया था। उत्तेजना में कहे वाक्य सोमेश दत्त आज चाहकर भी याद नहीं कर पाते हैं। निशब्द सपना घर पहुंच माँ से भोजन न करने को कह जल्दी सोने चली गई थी। उत्तेजना शांत होने के बाद सोमेश को लगा शायद उसने सपना से बहुत अधिक कह डाला था। खैर सुबह सपना से क्षमा मांग लेगा, सोचता हुआ सोमेश सो गया था। दूसरे दिन प्रातः अचानक जोर से किसी ने जगाया था। भैया गजब हो गया, सपना दीदी को क्या हो गया देखो ना। क्या। एकदम रजाई फेंक सोमेश भागता हुआ जैसे ही सपना के कमरे में पहुंचा, माँ विलाप कर रही थी। डॉक्टर अंकल स्तब्ध खड़े थे। उसे देखते ही मौसी आर्तनाद कर उठी। सोमू ये क्या हो गया बेटे, सपना ने क्या कर डाला, कुछ तो बोल सोमू। जड़ सोमेश आंखें सपना पर निबद्ध किए खड़ा था। डॉक्टर ने असहाय सिर हिला दिया था। कुछ भी शेष नहीं रह गया था। माँ की नींद की गोलियां खा सपना सो गई थी। क्यों। सोमेश के अलावा भला और कौन जान सकता था। कोई चिट नहीं छोड़ी थी, किसी ने कुछ नहीं कहा था। फिर क्यों। मौसी माँ का करुण स्वर बार बार सोमेश के सीने पर हथौड़े मार रहा था। पर मौसी को बहुत चाह कर भी सोमेश सत्य न बता सका था। पाषाण प्रतिमा सदृश सोमेश मौन रह गया था। अंतर का अपराध बोध उसे जीवित शव बना रहा था। सपना का आहत स्वाभिमान सोमेश को इतनी बड़ी सजा दे गया था। दूसरे ही दिन सपना के पापा आ गए थे। जीवन में हमेशा दबंग व्यक्तित्व वाले मिस्टर मित्रा पुत्री के शव पर पछाड़ खाकर गिर पड़े थे। सब कुछ समाप्त हो चुका था। सोमेश को अकेले जीने की सजा देकर चली गई थी। एकाकी सोमेश सपना का अभाव क्या किसी पल भी भूल सका है। आज भी सपना की याद के क्षणों में सोमेश दत्त अपने को पूर्ण पाते हैं। उदार डॉक्टर ने हार्ट फेल का प्रमाण पत्र दे किसी प्रकार की अफवाहों को पनपने नहीं दिया था। हाँ, सोमेश की ओर जब डॉक्टर अंकल ने गहरी दृष्टि डाली थी, सोमेश का अंतर तक सिहर उठा था। सब कुछ लुटा प्रौढ़ दंपत्ति घर बेच वो शहर छोड़ सोमेश को अकेला छोड़ गए थे। वैसे भी उस घर में सोमेश को एक पल सांस लेना भी कठिन था, जहाँ के कण कण में सपना महकती थी। सोमेश के अकेलेपन की सज़ा सपना की मृत्यु के दिन से प्रारंभ हुई थी। उसी शहर में रहकर बहुत चाह कर भी सोमेश उस पुराने घर को देखने जाने का साहस कभी नहीं जुटा सका। प्रतियोगिता परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर सोमेश पुलिस अधिकारी बन गया था। माँ के आग्रह को बार बार ठुकरा अंततः सोमेश को विवाह करना पड़ा था। पत्नी एक धनी परिवार की एकमात्र कन्या है। शायद यही आकर्षण माँ के मन में प्रबल था। कभी सपना को ले माँ ने कुछ सोचा था, पर आज तो बात याद भी नहीं होगी। धनी परिवार की सिर चढ़ी बेटी ने आते ही सबको अनुशासन संबंधी निर्देश दे डाले थे। सोमेश दत्त को साधारण शिष्टाचार तक पर भाषण दे डाला था। क्लब पार्टीज के अलावा उसे अन्य किसी वस्तु से लगाव नहीं था। पति की वीणा उसे अपनी सौत लगती थी। माँ जब कभी अकेला पा सोमेश से बहू के अपने प्रति अन्याय की बात करती थीं, तो विद्रूप से सोमेश दत्त के होंठ सिकुड़ जाते थे। कभी देर रात गए जब पत्नी क्लब में रह जाती, सोमेश दत्त वीणा लेकर बैठ जाते। उस समय वो सचमुच अकेले नहीं रह जाते। सामने बैठी सपना की विस्मय विमुग्ध आंखें उन पर लगी रहती।
तन्मय विभोर हो जाते। बस उन्हीं क्षणों में तो वो पूर्ण जीवन जी पाते। अपने मन का दर्द वो अहंकारी पत्नी से कब बांट पाए हैं? यही दर्द तो उनका अपना है। उनके इस एकाकी जीवन की दौड़ और इस मछली की छटपटाहट में कितना साम्य है। क्या पुलिस अधिकारी सोमेश दत्त अपने लिए आजीवन एकाकी कारावास की सज़ा से कठिन कोई और सज़ा चुन सकते थे? ये एकाकीपन हर पल उनके द्वारा किए अपराध की याद दिलाता रहता है। पत्नी भोजन के लिए शायद एक से अधिक बार बुला चुकी थी, क्योंकि इस बार उसके स्वर में तेजी आ चुकी थी। खिड़की के सीखचे छोड़ सोमेश दत्त भोजन के कमरे की ओर चल दिए। अभी आपने जो कहानी सुनी उसे लिखा था डॉक्टर पुष्पा सक्सेना ने और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।